गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा साइंस एकेडमी। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था विनिमय बल के न्यूक्लियर फोर्स जो होता है अपना एक्सचेंजिंग फोर्स होता है और उसके बारे में हमने स्टडी की थी। देखिए, उसमें क्या होता था, अपना नाभिक के अंदर जो उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक पाई मैसोन कण का क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। ठीक है, अब देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि मैसोन का जो पाई मैसोन जो थे जिनका विनिमय किया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा, तो उन पाई मैसोनों का हम द्रव्यमान या मास कैलकुलेट करके देखेंगे कि उसका मास क्या होता है। तो देखिए, मैसोन का जो द्रव्यमान निकाला जाता है वो निकाला जाता है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जिसमें जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता जो होती है वो अपन देखते हैं एनर्जी और समय के अंतर्गत। तो देखिए, अगर हम देखें हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता समय और एनर्जी में, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल लगभग इक्वल किसके बराबर होता है, एच कट के इक्वल, जिसमें डेल्टा ई तो क्या है, एनर्जी में अनिश्चितता, और डेल्टा टी क्या है, समय में अनिश्चितता। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा ई किसकी एनर्जी है, उस मैसोन का जो मैसोन की जो एनर्जी जो जिसको क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। डेल्टा ई उसकी एनर्जी में अंतर है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं डेल्टा टी का, ये तो अपने हो गया हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से। ठीक है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा ई और डेल्टा टी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, एच कट के। अब देखिए यहाँ पे जो डेल्टा टी है, अगर मैं जानती हूँ चाल बराबर कैसे निकालते, दूरी बटे समय से, तो यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बटे दूरी, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से अगर हम देखें किसी भी नाभिक के अंदर की हम बात करें कि नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये किसका एक्सचेंज करते हैं, पाई मैसोनों का। अब देखिए इनकी जो दूरी जो होगी, जैसे अपन लिख देते हैं डेल्टा टी पहले, ये तो डिस्टेंस और ये वेलोसिटी। ठीक है, ये जो आर होगा, जहाँ पे हम आर को क्या लिख रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस वो तय करेगा। तो देखिए यहाँ पे पाई मैसोन की रेंज कितनी हो सकती है, अधिकतम जो दूरी हो सकती है वो नाभिक की त्रिज्या के ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻⁻15 मीटर के लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी रेंज देखें तो यहाँ पे जो दूरी आएगी, ये पाई जो मैसोन है वो कितने समय में वो दूरी तय करेगा, वो जो दूरी आएगी उसको हम लिख देते हैं लगभग, क्योंकि त्रिज्या कैसे निकालते हैं, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। यही देखा था हमने जब नाभिक की त्रिज्या को जब हमने स्टडी किया था, तो वहाँ पे हमने निकाला था कि आर जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो लिखी जाती है आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 से। ठीक है, आगे देखिए जब यहाँ पे हम त्रिज्या का कैलकुलेशन करेंगे और हम जानते हैं कि त्रिज्या लगभग कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर की होती है, तो यहाँ पे हम जो आर है उसका मान ले लेते हैं लगभग 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15। और देखिए चाल यहाँ पे लिए हमने प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश की चाल हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। आगे देखिए, ये तो आ गया अपने पास डेल्टा टी का मान, जैसे यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1, ये आ गया मेरे पास डेल्टा टी। इस डेल्टा टी का मान इस समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से डेल्टा ई का मान जो आएगा अपने पास क्या आ जाएगा, एच कट अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये देखिए एच कट का मान हमारे पास कितना होता है, एच कट क्या है, यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट ही तो है, एच कट बराबर जिसको अपन लिखते हैं एच कट बराबर एच अपॉन 2 के। क्लियर। तो यहाँ से जो एच कट का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1.054 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर। उसके बाद देखिए डेल्टा टी का मान यहाँ से हमने अभी निकाला हुआ है, डेल्टा टी का मान यहाँ से पुट करिए 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15, और ये 3 × 10⁸ है, वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर पुट कर दो इसको 10⁻⁸ 8। क्लियर। ये क्या है, डेल्टा ई एनर्जी।
हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैसोन का द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। तो देखिए एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं हम, आइंस्टीन के समीकरण से E बराबर क्या होता है mc²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा m और ये c², और जो मास किसका निकाल रहे हैं अपन, पाई मैसोनो का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पाई। क्लियर। अब देखिए ये आ जाएगा अपने पास एज इट इज 1.054 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.7 × 10⁻⁻15। c² का मान क्या होता है 3 × 10⁸, जैसा कि अपन ने यहाँ पे पुट किया था। तो यहाँ से देखिए डेल्टा m पाई का मान क्या आ जाएगा 1.054 × 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.7 × 10⁻⁻15। और देखिए ये c² को अपन यहाँ पे लेके जाएंगे तो 3 × 10⁸, ये तो c का मान मल्टीप्लाई बाई 3 × 10⁸। ठीक है, तो ये 3 × 10⁸ से 3 × 10⁸ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो डेल्टा m पाई, या फिर अपन बोल सकते हैं लगभग किसके बराबर होगा, ये द्रव्यमान m पाई मास ऑफ द मैसोन, ये किसके इक्वल आएगा अपना, ये आएगा 226 इंटू में 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और ये जो द्रव्यमान होता है वो किसका होता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन्स का। देखो ये इसको सॉल्यूशन करने के बाद ही आया अपने पास। तो देखिए यहाँ पे अपने को प्राप्त हुआ है 226 और ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये होता है अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो हमारे पास पाई मैसोन आता है, पाई मैसोन जिसका जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, उस पाई मैसोन का मान इलेक्ट्रॉन के मास का कितना गुना ज़्यादा होता है, 226 गुना ज़्यादा होता है। क्लियर। तो ये इस प्रकार से हम पाई मैसोन का क्या निकालते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव बूंद मॉडल, नाभिक का द्रव बूंद मॉडल। देखिए नाभिक का द्रव बूंद मॉडल। अब सबसे पहले इसको समझने से पहले तो नाम से वैसे थोड़ा बहुत पता लग रहा है, द्रव यानी क्या होता है, पानी, जैसे लिक्विड जो भी अपन देखते हैं, बूंद जैसे पानी की बूंद, ठीक है। मॉडल एक तरह से, मॉडल सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल होती क्या चीज़ है। जैसे देखिए मॉडल, जैसे किसी भी चीज़ को अपन पहले डिज़ाइन वगैरह देखते हैं, जैसे कहीं अपन मार्केट वगैरह में जाते हैं तो अपन क्या देखते हैं, जैसे अपन को ज्वेलरी बनवानी है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अपन को क्या बनवानी है, ज्वेलरी बनवानी है, तो ज्वेलरी बनवाते टाइम ये तो है नहीं है कि हाथों हाथ जाके अपन ने ज्वेलरी बनवा के और उसने 1 घंटे में वापस दे दी, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है, पहले वो क्या दिखाएंगे अपन को, मॉडल दिखाएंगे कि किस प्रकार की हमें ज्वेलरी बनवानी है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपन को वो बना के देंगे, ठीक है। या फिर अपन सिंपल एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने मकान का। जैसे जब अपने घर का जब मकान बनता है तो वहाँ पे सबसे पहले उसका क्या बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, और उस नक्शे के हिसाब से हमारे दिमाग में आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से हमारा मकान होगा। तो वो क्या है, एक मॉडल है, उस मॉडल के हिसाब से अपन उसकी जानकारी उसको दे सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे ऐसा होगा इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये जो मॉडल है, सबसे पहले अगर हम साइंस के अंदर बात करें तो परमाणु का भी तो क्या दिया गया था, मॉडल ही दिया गया था। जैसा कि हम जे थॉमसन ने बताया था कि जे थॉमसन ने क्या बताया कि तरबूज होता है, परमाणु के किसके समान होता है, एक तरबूज के समान होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें किसकी तरह होते हैं, जैसे बीज धसे हुए होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे दिमाग में बिल्कुल इमेज, जब भी कभी बात आती है परमाणु की, तो हमारे दिमाग के अंदर किसकी इमेज बन जाती है, एक तरबूज की इमेज बन जाती है, ठीक है। तो ये देखिए मॉडल, ये हमारे नाभिक के अंदर या न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी नाभिक का मॉडल प्रस्तुत किया गए थे, कई मॉडल प्रस्तुत किए गए जिसके आधार पर नाभिक के अंदर की स्थिति को पता लगाया जा सके। जैसे हमने देखा कि नाभिक के अंदर ये तो पता लग गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित है, ये तो पता लग गया, लेकिन नाभिक के अंदर ये न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो किस प्रकार से स्थित है,
ठीक है। इनकी आंतरिक स्ट्रक्चर जैसे कि अपन ने प्रोटॉन परमाणु की देखते हैं तो परमाणु में क्या होती है, सेल्स पाई जाती है, उपकोष पाए जाते हैं, कोष पाए जाते हैं परमाणु के अंदर, है ना। तो इसी प्रकार से नाभिक की भी स्टडी करने के लिए इसके कई मॉडल्स दिए गए, जिनमें अपना एक मॉडल है द्रव बूंद मॉडल, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द्रव को बोलते हैं लिक्विड, बूंद यानी ड्रॉप, और ये मॉडल, ठीक है। आगे देखिए द्रव बूंद मॉडल दिया क्यों गया, देखिए क्यों लिक्विड के बूंद के समान ही इसको माना गया। तो देखिए पहले जब नाभिक ये न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है या फिर नाभिक की जो आंतरिक संरचना है उसको समझने के लिए जो लिक्विड, ये नहीं है, ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अलावा शेल मॉडल और जो फर्मी गैस मॉडल है उसके द्वारा भी हम नाभिक की स्ट्रक्चर को, आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। तो देखिए नाभिक को एक द्रव की बूंद की तरह माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि जो नाभिक की जो काफ़ी सारी गुण थे, प्रॉपर्टीज़ जो थे, वो एक बूंद के समान थे, मतलब उसके जैसे एक बूंद जैसे कार्य करती है ना, वैसा की वैसा नाभिक की जो प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल सिमिलर सी आ रही थी। तो इसको बोर ने बोर नामक जो वैज्ञानिक थे उनने सारी स्टडी की और बताया कि जो नाभिक होता है वो एक बूंद की तरह, पानी की बूंद की तरह बिहेव करता है, और एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया कि पानी की बूंद की तरह अपना एक नाभिक होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी थी जिसके आधार पर बताया गया कि नाभिक एक बूंद के जैसा होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नाभिक के अंदर, जैसे किसी भी नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स उपस्थित होते हैं। जैसे मेरे पास एक नाभिक है, इसके अंदर क्या है, कई सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। ये न्यूक्लियॉन्स क्या करते हैं, आसपास के परमाणु से ही क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं। बाकी सबके जैसे ये इसके पास का जो न्यूक्लियॉन है इससे अन्योन्य क्रिया करेगा। जैसे यहाँ पे कोई न्यूक्लियॉन है तो उससे इस वाले की अन्योन्य क्रिया नहीं होगी, इसके आसपास जितने भी है ना उनकी वो अन्योन्य क्रिया, उनसे अन्योन्य क्रिया करेगा। तो ये जो ये तो क्या था, नाभिक की प्रॉपर्टी। तो ये कि यही प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है, एक बूंद के अंदर भी पाई जा रही थी, ठीक है। यही प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, बूंद के अंदर, क्योंकि बूंद के अंदर भी क्या होता है कि जो बूंद की जो कण होते हैं वो केवल इसके आसपास वालों से ही क्रिया करते हैं। तभी तो पानी की बूंद क्यों बनती है, उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। गोल क्यों होती है वो, उसके पृष्ठीय तनाव के कारण ही तो होती है। तो यहाँ पे भी नाभिक में पृष्ठीय तनाव होता है, ठीक है। कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई भी एक न्यूक्लियॉन है वो आसपास के न्यूक्लियॉन से अन्योन्य क्रिया करता है। अब यहाँ से तो इसके आसपास के न्यूक्लियॉनों ने अन्योन्य क्रिया कर ली। अगर बात करूँ मैं यहाँ वाले न्यूक्लियॉन की तो इसके आसपास भी कई सारे न्यूक्लियॉन्स उपस्थित होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पृष्ठ वाले न्यूक्लियॉन की, ठीक है, तो इस पृष्ठ वाले न्यूक्लियॉन से केवल यही अन्योन्य क्रिया करेंगे, इस वाली पृष्ठ से तो कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से पूरी जो पृष्ठ होगी इसकी, वहाँ पे उसकी कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। इस कारण यहाँ से क्या होंगे, ये इससे अन्योन्य क्रिया के कारण या आकर्षण के कारण क्या होगा, इस पृष्ठ पर क्या होगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से पानी की बूंद के अंतर्गत भी होता है। पानी की बूंद में भी क्या होता है, कण आसपास से तो अन्योन्य क्रिया कर देते हैं, लेकिन जो पृष्ठ वाला, जो सतह वाला जो एरिया होता है वहाँ से केवल उस सतह वाले पे कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं करता या आकर्षण नहीं लगाता। केवल अंदर की तरफ इस वाली सतह पर क्या लगता है, आकर्षण लगता है, ठीक है। यहाँ से इस वाली पे नहीं लगता। तो इस कारण इस पृष्ठ पर क्या हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये तो एक प्रॉपर्टी थी जो सेम थी किसके, नाभिक और बूंद में, ठीक है। तो इस प्रकार से नाभिक को बूंद मान लिया गया। और भी देखिए जो अपनी नाभिक की पानी की जो बूंद होती है वो होती है अनकम्प्रेसेबल, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। इसी प्रकार से नाभिक जो होता है उसको भी दबाया नहीं जा सकता, ये प्रॉपर्टी हो गई। और देखिए सिंपल अपन डेली लाइफ में देखते हैं पानी की बूंद, ठीक है। पानी की बूंद को जब देखना, जो छोटी छोटी बूंदें होती है कभी कभी मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती है। छोटी छोटी बूंदें मिलकर किसका निर्माण कर लेती है, बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती है। और ये कि यही प्रॉपर्टी नाभिक के अंदर पाई जाती है। नाभिक में भी क्या होता है, छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं वो मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी जो थी वो बूंद की और नाभिक की बिल्कुल सेम थी, ठीक है।
बात करें ना बूंद जब बड़ी हो जाती, मतलब या फिर बोल सकते हैं जो बड़ी वाली बूंद होती है वो कभी भी टूटकर छोटी छोटी बूंदों में भी टूट जाती है, ठीक है। तो ये इसको अपन ने नाभिकीय फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या नाम दिया था, नाभिकीय विखंडन। मतलब बड़ा वाला जो नाभिक है वो टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में, हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जिसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, और बूंद के अंदर भी ऐसा पाया जाता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी दोनों में क्या थी, सेम थी। बात करें डेंसिटी की, तो ये जो डेंसिटी होती है, अगर हम बात करें नाभिक की या बात करें अपन बूंद की, तो इन दोनों में ही डेंसिटी क्या होती है, बिल्कुल नियत कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ऐसी कई प्रॉपर्टीज होती है जो नाभिक की और बूंद की क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। और उसी के आधार पर जो बोर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि नाभिक जो है वो एक किसके समान होगा, द्रव की या बूंद के समान होता है, ठीक है। लिक्विड की ड्रॉप के समान ये क्या करता है, कार्य करता है, या फिर उसका मॉडल दे दिया कि ये क्या होगा, एक लिक्विड ड्रॉप की तरह होगा। क्लियर। अब देखिए समझ में आया द्रव बूंद मॉडल किस प्रकार से। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो नाभिक होता है, नाभिक की अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालें, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है नाभिक की, वो इज प्रोपोर्शनल टू होती है द्रव्यमान संख्या के। नाभिक की बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। अगर ये कैसे पता चला कि नाभिक की बंधन ऊर्जा उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। देखिए अगर नाभिक की बंधन ऊर्जा नाभिक की द्रव्यमान संख्या के समानुपाती ना होकर उसकी द्रव्यमान संख्या की स्क्वायर के समानुपाती होती, तो हमने संतृप्तता का गुण पढ़ा था। नाभिकीय बलों में हमने संतृप्तता का गुण पढ़ा था, और संतृप्तता का गुण क्या कहता है कि जो नाभिक होता है, संतृप्तता का गुण क्या कहता है कि नाभिक होता है वो केवल आसपास के न्यूक्लियॉन से, नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स जो उपस्थित होते हैं केवल आसपास के न्यूक्लियॉन से ही क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं। बाकी जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे उसके दूर, ठीक है, तो उनसे वो अन्योन्य क्रिया नहीं करेगा। जैसे इस न्यूक्लियॉन की बात करें तो इसके आसपास के न्यूक्लियॉन से अन्योन्य क्रिया करेगा, बाकी से वो नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो अपनी जो बाइंडिंग एनर्जी होती वो ए स्क्वायर की समानुपाती होती। लेकिन हम जानते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ए स्क्वायर के समानुपाती नहीं होती, किसके समानुपाती होती है, वो ए के समानुपाती होती है। ए को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। और एक जो वॉल्यूम होता है, नाभिक का जो आयतन होता है, आयतन वो भी किसके समान, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। और उसी के आधार पर हमने कहा था कि जो नाभिक का घनत्व होता है वो नियत होता है। अब बताइए आयतन द्रव्यमान संख्या के कैसे समानुपाती हुआ। देखिए नाभिक का आयतन कैसे निकालते हैं अपन, V बराबर निकाला था अपन ने 4/3 पाई r क्यूब, इसी प्रकार से निकालते हैं नाभिक का द्रव्यमान, वो सॉरी आयतन। तो देखिए 4/3 पाई और r को कैसे लिखते हैं अपन, r0 a की पावर 1/3 और इसका क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 पाई r0 क्यूब और a। तो ये तो पूरा कांस्टेंट, ये क्या है a, तो v आयतन किसके समानुपाती हुआ, द्रव्यमान संख्या के। तो आयतन किसके समानुपाती हुआ, द्रव्यमान संख्या। तो ये प्रॉपर्टी दोनों थी कि बाइंडिंग एनर्जी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है और वॉल्यूम भी क्या होता है, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती। और ये प्रॉपर्टी उस बूंद में भी होती है, किसमें, लिक्विड ड्रॉप में जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी भी सेम होने की वजह से नाभिक को क्या मान लिया गया, एक लिक्विड ड्रॉप की तरह मान लिया गया। क्लियर। आगे देखिए, इस मॉडल को आधार मानकर ही, ये जो मॉडल दिया गया था द्रवबूंद मॉडल, इस मॉडल को आधार मानकर ही दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बेथे और एक का नाम था विजेकर, ठीक है। दो वैज्ञानिक थे बेथे और विजेकर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला दिया, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है। बेथे और विजेकर ने ये जो द्रवबूंद मॉडल था उसी को आधार मानकर एक सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला मतलब सूत्र है एक, और मास मतलब द्रव्यमान का सूत्र है, ठीक है।
तो द्रव्यमान का एक सूत्र दिया, वो देखिए किस प्रकार से सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला दिया था। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, ठीक है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। देखिए सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया गया इसमें। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले में बताया गया कि जो बाइंडिंग एनर्जी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, जिसको अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति, ठीक है। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो है सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला में बैथे और विजेकर ने बताया कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है किसी भी नाभिक की, वो 5 प्रकार की ऊर्जाओं का मिक्सचर होती है, ठीक है। मतलब सबसे पहले देखिए हमने स्टडी की थी द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की। तो देखिए द्रव्यमान क्षति को क्या लिखा था हमने, होती क्या है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक के अंदर उपस्थित जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है, या फिर न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स की जो द्रव्यमान है वो पूरे जो नाभिक का द्रव्यमान है उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। यही बात की थी द्रव्यमान क्षति में कि जेड ऑफ, जैसे न्यूक्लियॉन्स का मास मैंने लिख दिया जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। ये क्या है, प्रोटॉन का मास, और प्रोटॉन अगर जेड उपस्थित है तो जेड एम पी। ये क्या है, न्यूट्रॉन का मास और न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड। तो ये तो क्या हो गया, पूरे न्यूक्लियॉन्स का मास। तो नाभिक के अंदर उपस्थित जो न्यूक्लियॉन्स का मास है वो नाभिक के कुल मास की तुलना में क्या होता है, ये नाभिक का पूरा मास है, इस मास की तुलना में इसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसका जब हमने अंतर निकाला कितना ज़्यादा होता है, उसी को नाम दिया था हमने मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति, ठीक है। मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति हमने उसको नाम दिया था। अब देखिए ये जो द्रव्यमान क्षति है उसका जो, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से निकालें तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी EV, इसको हम डिनोट कर रहे हैं EV। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहाँ पे डेल्टा एम अभी मैंने बताया था क्या था, द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट क्या होता है, पूरे न्यूक्लियॉन्स की द्रव्यमान और माइनस के उस नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम एनर्जी को किस में लिखते हैं, हमेशा एनर्जी को किस में लिखते हैं, हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं। अब देखिए ये द्रव्यमान क्षति जो डेल्टा एम है इसका मान लिख दो, क्या होता है डेल्टा एम, अभी हमने बताया जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस, और किसका द्रव्यमान घटाना है, पूरे नाभिक का, एम ऑफ ए कोमा जेड, ठीक है। और ये हो गया सी स्क्वायर, ये किसका मान है, इस बाइंडिंग एनर्जी का। अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से देखिए अगर लिख सकते हैं EB अपॉन सी स्क्वायर बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए